हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के बाद प्रोसेस वेरिएशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैंने हर एक चीज को कवर किया है। इसमें हमने कौन कौन से टाइप के प्रोसेस वेरिएशन होते हैं, कितने टाइप की स्टेज होती है, किस स्टेज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और मैं इस चीज का आपको अश्योर करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रोसेस वेरिएशन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। मतलब आप कंप्लीटली प्रोसेस वेरिएशन सीख जाएंगे अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मास्यूटिकल टेक्निकल टॉक्स। मैं गोपाल मंडलोई एक नई लर्निंग वीडियो सीरीज के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस वेरिएशंस के बारे में। कई सारे पर्सन्स का कमेंट था कि एक प्रोसेस वेरिएशंस के ऊपर भी डिटेल लर्निंग या डिटेल वीडियो चाहिए था। तो काफी दिन से मैं सोच रहा था इसको बनाने के लिए, तो इसको मैंने आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे प्रोसेस वेरिएशन के बारे में। तो प्रोसेस वेरिएशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि प्रोसेस वेरिएशन इज ए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। मतलब जो हमारा मतलब किसी भी प्रोसेस का मतलब एनी प्रोसेस दैट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस अ क्वालिटी प्रोडक्ट, इट्स प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। मतलब कि क्या है कि हमारा जो प्रोसेस वेरिएशन है इज द एक्टिविटी टू इवेल्युएट द प्रोसेस दैट प्रोसेस इज कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा एक प्रोसेस वेरिएशन है। तो प्रोसेस वेरिएशन क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे कुछ रेगुलेटरी बॉडीज है, एफडीए है एंड डब्ल्यूएचओ है, ये इनको इसका रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये जो मार्केट के फेलियर्स है, जो रिकॉल्स है, उसको मिनिमाइज कर सके। इसके लिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक कंप्लायंस के लिए भी और सेफ्टी एंड पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। इसीलिए हर एक रेगुलेटरी बॉडी इसका रिक्वायरमेंट है। और आज की डेट में मतलब विदाउट प्रोसेस वेरिएशन हम किसी भी बेच को मार्केट में कमर्शलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी इसको हम प्रोसेस वेरिएशन के पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी इसके जनरली 4 टाइप्स का प्रोसेस वेरिएशन होता है। फर्स्ट होता है प्रोस्पेक्टिव वेलिडेशन, सेकंड होता है रेट्रोस्पेक्टिव वेलिडेशन, थर्ड होता है कॉन्करेंट वेलिडेशन एंड जो फोर्थ होता है हमारा वो रीवैलिडेशन। तो अभी इन चारों टाइप के वेलिडेशन में क्या डिफरेंस है? जनरली अगर ये देखा जाए तो ये एक वेलिडेशन का टाइप है, नॉट द प्रोसेस वेलिडेशन का टाइप है। ये किसी भी प्रोसेस वेलिडेशन के टाइप है। मतलब प्रोस्पेक्टिव मतलब कि हम पहले से ही हमारा जो प्रोसेस है उसको डिफाइन कर लेते हैं। हमको कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी टेस्टिंग करना है, किस स्टेज पर कितने टाइप की टेस्टिंग करना है, कौन सैंपल विड्रॉ करेगा, कितने टाइम के बाद हमको मतलब कितनी बेचेस हमको लेना है, हम ये सब कुछ पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोस्पेक्टिव वेलिडेशन मतलब कि ये हम बेचेस लेने के पहले एक प्रोटोकॉल तैयार करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव वेलिडेशन। देन नेक्स्ट आता है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वेलिडेशन। तो रेट्रोस्पेक्टिव वेलिडेशन क्या होता है कि ऑलरेडी हमारा बेच कमर्शलाइज्ड है और हमने इनिशियल में वेलिडेशन नहीं किया था, तो हम उसको बाद में जो हमारा ऑलरेडी जो डेटा है हमारे पास, उस डेटा के बेस पे हम रेट्रोस्पेक्टिव वेलिडेशन करते हैं। बट रेट्रोस्पेक्टिव वेलिडेशन आज की डेट में अलाउड नहीं है। मतलब कि अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली बेचेस का वेलिडेशन कर रहे हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेटरी का प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो भी बेचेस है वो कमर्शलाइज होने के पहले उसका वेलिडेशन होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वेलिडेशन इस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट नाउ डेज रेट्रोस्पेक्टिव वेलिडेशन हम कंप्यूटराइज सिस्टम वेलिडेशन के लिए फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम कई सालों से हमारे लेगेसी सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, बट वो क्वालिफाइड नहीं थे या वैलिडेट नहीं थे सॉफ्टवेयर हमारे जो। तो उन सॉफ्टवेयर का वेलिडेशन हम क्या कर रहे हैं कि अभी रेट्रोस्पेक्टिवली बेस पे कर रहे हैं। बट अभी एक सर्टेन टाइम मतलब अभी क्या है कि ये पहले से ये प्रिंसिपल नहीं था, तो अभी ये नया कंसेप्ट आया है, तो इसीलिए हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली रेगुलेटरी ने भी अलाउ करके रखा है। लेकिन अभी हमारा जो नया सॉफ्टवेयर है जो भी आ रहा है उसका हमको पहले से ही प्रोस्पेक्टिव वेरिएशन ही करना है। न्यू सॉफ्टवेयर के केस में हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वेरिएशन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, देन हमारा जो थर्ड आता है कॉन्करेंट वेरिएशन। कॉन्करेंट वेरिएशन भी नाउ डेज एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ सर्टन केसेस में, कुछ इमरजेंसी वर्स में ये एप्लीकेबल मतलब इसको एक्सेप्ट करती है रेगुलेटरी। जहां पर जैसे कि अगर किसी ड्रग का हाई डिमांड है या फिर कुछ कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन हो गई, जैसा अभी लाइक कोरोना हुआ था, तो कोरोना के टाइम पे कई सारे जैसे वो रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन था वो कई सारी कंपनीज ने उसको कॉन्करेंट बेस पे रिलीज किया था। ठीक है,
उसमें क्या होता है, कॉन्करेंट बेस में हमारा जैसे ही एक बैच कंप्लीट हुआ, अभी सपोज करो कि एक बैच को बनने में 4 डेज लगते हैं, और कोई एक क्रिटिकल इलनेस या क्रिटिकल बीमारी चल रही है, क्रिटिकल डिसीज चल रही है, जिसकी वजह से मतलब पर्सन को टेबलेट का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई है। तो अभी हमारा जैसे कि एक बैच बना 4 डेज में, तो हम क्या करेंगे, पहले बैच को रिलीज कर देंगे मार्केट में, उसकी सारी टेस्टिंग करके, इसमें ठीक है एडिशनल सैंपलिंग, एडिशनल टेस्टिंग हमको करना पड़ेगी, प्रोस्पेक्टिव के केस से ज्यादा हमको इसमें टेस्टिंग करना पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट वैलिडेशन ना करके पहले बैच को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे जो नंबर ऑफ डेज है उनको रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक बैच को 4 डेज लगते हैं, तो नेक्स्ट बैच को भी 4 डेज लगेंगे, थर्ड बैच को भी 4 डेज लगेंगे, मतलब 3 बैचेस को रिजल्ट आने में, वैलिडेशन होने में ऑलमोस्ट करीब हमको 12 डेज लग जाएंगे। लेकिन अगर ये एक क्रिटिकल इलनेस की वजह से हमको मार्केट में टेबलेट या हमारा जो बेचेस है उसको अर्ली रिलीज करना पड़ रहा है, तो उसको हम कॉन्करेंट रिलीज करते हैं। इसीलिए मतलब कॉन्करेंट मतलब कि जैसे हमारा बेच बना हम उसको रिलीज कर देंगे, उसका एक सिंगल बेच का रिपोर्ट बनाएंगे, और उस सिंगल बेच के रिपोर्ट के बेस पे ही हम वैलिडेशन बेच को रिलीज करेंगे। जब हमारा तीनों बेच का कंक्लूजन आ जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको फिर से असेसमेंट करेंगे कि क्या हमने जो कॉन्करेंट रिलीज किया था उसमें कोई रिस्क तो नहीं था, या जिन जिन पेशेंट्स ने इसको कंज्यूम कर चुके ऑलरेडी उनके ऊपर कोई रिस्क तो नहीं था, अगर हमारे थर्ड बेच या सेकंड बेच का रिजल्ट में कुछ फेलियर्स आते हैं तो। सो ये हो गया हमारा कॉन्करेंट वेरिएशन। रीवेरिएशन क्या हो गया कि जैसे ऑलरेडी हमारा कोई एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर है, तो उसमें हमको कोई चेंजेस करना है, जैसे कि अगर सपोज हमने बेस साइज या कैपेसिटी को इंक्रीज किया तो हमने बेस साइज चेंज किया, हमने कुछ इक्विपमेंट भी चेंज किए, या हमारा जो मेथड ऑफ एनालिसिस है हमने उसको भी चेंज किया, तो उस केस में भी हमको रीवेरिएशन करना होता है। या कई बार हमारा एरिया मॉडिफिकेशन होता है, या कुछ और हमारे रॉ मटेरियल वगैरह, या हमारा जो क्रिटिकल स्टार्टिंग मटेरियल जिसको मतलब हमारे जो एपीआई एंड इंटरमीडिएट से, उसमें अगर हमारा कोई मेनली मेजर चेंज होता है, तो उस केस में हमको रीवेरिएशन करने का रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे 4 टाइप्स के वेरिएशन हो गए, तो प्रोस्पेक्टिव वेरिएशन, रेट्रोस्पेक्टिव वेरिएशन, कॉन्करेंट वेरिएशन एंड रीवेरिएशन। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि ये 4 टाइप्स के वेरिएशन क्या होते हैं, और आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स के आंसर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स दूंगा आपको सभी को, और अगर रिक्वायरमेंट रहा तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी के लिए बना दूंगा। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा इसके प्रोसेस वेरिएशंस के जो स्टेजेस होते हैं, मतलब कि अब जैसे कि अगर हम प्रोसेस वेरिएशन का जो यूएसएफडीए का गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ का भी गाइडलाइन है, तो मेनली जो यूएसएफडीए का गाइडलाइन है उसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज फॉलो करती है। तो अगर हम उसको देखें तो उस केस में हमारा क्या है कि जो उसमें 3 स्टेजेस होती है प्रोसेस वेरिएशन की। जो फर्स्ट स्टेज हमारा होता है वो प्रोसेस डिजाइन स्टेज होता है, जिसको डेवलपमेंट स्टेज भी कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, मतलब उसको प्रोसेस क्वालिफिकेशन कहते हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक यूटिलिटी और इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन, उसका प्रीरिक्विजिट है, और हमारा सेकंड पार्ट होता है प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। और जो हमारा थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं कंटिन्यू प्रोसेस वेरिफिकेशन, मतलब कि हमारा स्टेज थर्ड होता है, सीपीवी जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों स्टेज में होता है। अभी तीनों स्टेज में क्या होता है, जो हमारा सबसे पहला जो स्टेज होता है वो डेवलपिंग स्टेज होता है, मतलब वहां पर हम प्रोसेस को डेवलप करते हैं। ठीक है, इसका एक कंसेप्ट चलता है क्यूबीडी, क्वालिटी बाय डिजाइन। क्वालिटी बाय डिजाइन भी क्यूबीडी 1, क्यूबीडी 2, क्यूबीडी 3, क्यूबीडी 4 इस तरह से हमारा होता है। तो अभी हम उसको डीप में ना जाके एक सिंपल वे में पहले इसमें बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद डीप इसको डीप डिग करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी जस्ट हम बात कर रहे थे प्रोसेस डिजाइन की। तो प्रोसेस डिजाइन में क्या है कि डेवलपिंग स्टेज है, मतलब कि वहां पर प्रोसेस को डेवलप किया जाता है, उसमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज वगैरह जो भी हमारा डेवलपमेंट रहता है। तो उस फेज में हमारा क्या है कि वो अभी वो पायलट स्केल और डेवलपमेंट स्टेज पे ही है। जब वो हमारा डेवलप हो जाता है, मतलब हमारा जो प्रोसेस डेवलप होता है, तो हमारा प्रोसेस डिजाइन बन गया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्रोसेस क्वालिफिकेशन। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अश्योर करते हैं कि हमने जो प्रोसेस डिजाइन किया है, मतलब जो डेवलप किया है, क्या वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहां पर हम उसको ईडीसीएल में चेक करते हैं। तो प्रोसेस क्वालिफिकेशन की 2 स्टेजेस होती है। जो पहला स्टेज होता है वो होता है यूटिलिटीज इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, मतलब कि हमारी जो प्री रिक्विजिट है, मतलब अगर हम किसी प्रोसेस पे किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसके लिए हमको इक्विपमेंट एंड यूटिलिटीज एंड फैसिलिटीज का रिक्वायरमेंट लगने वाला है। तो उसके लिए हमको उसको पहले से ही क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद हम प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, मतलब उसके बाद हम बेचेस लेंगे। जब तक हमारी यूटिलिटीज और इक्विपमेंट रेडी नहीं होंगे तब तक हम बेचेस नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमको हमारी यूटिलिटीज को रेडी करना है, इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन करना है,
और हमारे जो प्रोसेस की जो ऑपरेटिंग रेंज है उसको क्वालिफाई करना है इनिशियली। फिर हमको प्रोसेस जो हमने डिजाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंग हमको एक प्रोटोकॉल बेस्ड स्टडी करना है। तो यहाँ पर जनरली क्यूए का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोसेस प्रिडिक्शन क्या है कि क्यूए का पार्ट है, सेपरेट इसका है। क्यूए में एक डिवीजन भी होता है, तो उस डिवीजन का काम ही है कि अपनी प्रोसेस को कंप्लीटली वैलिडेट करे, ताकि जब रिलीज कर रहे हैं तो उस समय उनको कॉन्फिडेंट रहे कि इस बेच को मैं, क्यूए जो मैनेजर उसको रिलीज करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट रहे कि मैंने इस बेच को रिलीज किया है, जो मेरी वैलिडेशन टीम ने स्टडी करी है और वो प्रोसेस को वैलिडेट किया है, उसके बेस पे वो कॉन्फिडेंटली उस बेच को रिलीज करते हैं। और ताकि हमको कोई भी मार्केट कंप्लेंट या रिकॉल्स नहीं करना पड़े इन फ्यूचर, क्योंकि अगर एक बार रिकॉल और मार्केट कंप्लेंट होता है तो हमारे कंपनी का और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन जाता भी है। तो इसलिए हम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट पहले से ही उसको वैलिडेट कर लेते हैं, तो वहां पर एक वो प्रोटोकॉल बनाते हैं। उस प्रोटोकॉल में कंप्लीट डिटेल रहता है कि उसमें हमको कब टेस्टिंग करना है, कौन से स्टेज पे कौन सा सैंपल निकालना है, किसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है, उसकी प्री रिक्विजिट हमको पहले से ही उसमें इंश्योर करने होते हैं। उसके बाद हमारे जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको हम प्रोसेस प्रोटोकॉल के बाद जो हम रिपोर्ट बनाएंगे उसमें उसको कंपाइल करेंगे सारे रिजल्ट्स को। उसके बेस पे हम बैचेस को रिलीज करेंगे। देन हमारा जो, अब ये स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर हो गया, लेकिन जो हमारा स्टेज थर्ड होता है वो कमर्शियल स्टेज पे होता है, मतलब कमर्शियल फेज पे होता है। मतलब कि अभी हमारा प्रोसेस क्वालिफिकेशन स्टेज 2 है, मतलब यहाँ तक हम बैचेस को रिलीज नहीं करते जब तक हमारा सक्सेसफुल स्टेज 2 नहीं होता, तब तक हम किसी सिंगल बैच को मार्केट में रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा एक बार सारे बैचेस वैलिड हो गई, तीनों बैच का रिजल्ट हमको कंसिस्टेंटली मिल गया, ठीक है, और उसके बाद हमको उसको मार्केट में केवल रिलीज करते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट आता है कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। तो कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन क्या है? ये भी एक सिंपल है, इसको बोलते हैं ऑनगोइंग एश्योरेंस। मतलब कि हमने सबसे पहले क्या किया था, डेवलपिंग किया था, फिर उसको एश्योर किया था, अब नाउ हम कंफर्म कर रहे हैं। तो हमारा जो बेचेस है हमने जो बनाया है वो कम्प्लीटली रिलीज हो रहा है, ऑनगोइंग एश्योरेंस, ठीक है। तो सॉरी, मैंने इनिशियल आपको बताया था कि पहला जो स्टेप होता है डेवलपिंग, दूसरा होता है कंफर्मिंग, मतलब हमने जो डेवलप किया उसको हम कंफर्म कर रहे हैं कि वो प्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है, और थर्ड स्टेज होता है एश्योरेंस, मतलब कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन को हम एश्योरिंग भी कहते हैं। इस स्टेज के थ्रू हमारा जो भी प्रोसेस है, मतलब द प्रोसेस इज स्टेट रिमेन्स इन कंट्रोल, मतलब कि हमारे वो कंट्रोल में है, मतलब कमर्शियल फेज पे भी हमारे कंट्रोल में, उसमें कितनी वेरिएबिलिटीज आ रही है, कहाँ कहाँ पर वेरिएबिलिटीज आ रही है, हम उन सबको असेस करते हैं सीपीवी के टाइम पे। तो अभी सीपीवी के भी जो अलग अलग टाइप के लॉजिक, अलग अलग टाइप के कंसेप्ट है सीपीवी के, एक ये भी बहुत बड़ा सेपरेट अपने आप में एक टॉपिक है। इसमें हम प्रोसेस का परफॉर्मेंस देखते हैं कि प्रोसेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा प्रोसेस का कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो कंसिस्टेंटली रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सीपीवी के अंदर भी दो कंसेप्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो हमारा होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी, जिसको सीपीके इंडेक्स बोलते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। और जो दूसरा होता है हमारा प्रोसेस परफॉर्मेंस। तो प्रोसेस परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे, जैसे पीपीके बोलते हैं इसको। तो प्रोसेस परफॉर्मेंस इज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस, मतलब हम पूरी प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। और प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या, विद इन द प्रोसेस, मतलब कि हमारी प्रोसेस के अंदर जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स है या इंडिविजुअल सैम्पलिंग पॉइंट है, हम कुछ इसमें सैम्पलिंग का इंटरवल भी डिसाइड करते हैं, उसमें हम उसका कैपेबिलिटी देखते हैं कि क्या ये प्रोसेस कैपेबल है कंसिस्टेंटली रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, कंसिस्टेंटली बैचेस को बनाने के लिए, या फिर। और सेकंड जो होता है हमारा प्रोसेस परफॉर्मेंस, अब यहाँ पर हम उसका परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करने वाली है हमारी प्रोसेस, उसको हम पीपीके के थ्रू मेजर करते हैं। तो जनरली इसको कई सारी इंडस्ट्रीज एपीक्यूआर के टाइम पर कैलकुलेट करते हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज को सेपरेट भी करती है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड है, क्योंकि सीपी के वैल्यू और पीपी के वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपके साथ में एक्सेल शीट के साथ में शेयर करूंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आए। ठीक है, अभी मिनीटेक सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, बट मिनीटेक सॉफ्टवेयर क्या है कि ओपन सॉफ्टवेयर है, जो कि वो 21 CFR की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। इसलिए आई एम नॉट जनरली रिकमेंडिंग द मिनीटेक सॉफ्टवेयर टू यूजिंग द सीपीके एंड पीपीके वैल्यू। ओके, जस्ट इट इज द कैलकुलेटिंग और जनरेटिंग द ग्राफ, that is it is useful, but it is not having the any user management or like any security of the electronic data, so इसको हम ओपन सिस्टम में कंसीडर करते हैं। तो इसको, हाँ ठीक, इसको यूज करना चाहिए, बट इसका यूज हमको सिर्फ जनरल कैलकुलेशन और इसके लिए करना है। सो नेक्स्ट हमारा आता है इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, मतलब सीपीवी क्यों करते हैं। सीपीवी हम इसलिए करते हैं
क्योंकि जैसे अगर मैं प्रोसेस बना दिया, मेडिसिन कर दिया, अभी उसके बाद क्या होता है कि जब इनिशियल हम मेडिसिन करते हैं तो वहां पर हमारे जो प्रोसेस मेडिसिन के जो बेचेस होते हैं उसके ऊपर एक स्पेशल हम उसको कंसिडरेशन देते हैं, मतलब कि उसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। जनरली सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि अरे मेडिसिन का बेचेस है, इसको अच्छे से करना, जो भी कर रहे हो एकदम संभाल के करना, पहला बेच है, सेकंड बेच है, थर्ड बेच है, इनिशियल बेचेस है, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो बहुत प्रिकॉशनरी हम चीज बेचेस करते हैं। तो उसी प्रिकॉशनरी बेस पे हम जब सीपीवी करते हैं तो उस क्या हमारा प्रोसेस इतना रोबस्ट है कि अगर हमारे कुछ इफ्स एंड बट्स, मतलब कि हमारे प्रोसेस के जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सपोज अगर हम ड्राइंग की बात करें, हमारा जैसे अगर ग्रेन्युलेशन में हम ड्राइंग करते हैं फूड ग्रेड डायर पे, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर हमारा जैसे 60 डिग्री का टेम्परेचर है तो वो 60 ± 5 रहता है, मतलब 55 to 65 अलाउ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो हायर टेम्परेचर में चलता है, कभी कभी लोअर में चलता है। तो वहां पर वेरिएबिलिटीज के चांसेस है, क्योंकि टेम्परेचर इक्विपमेंट की कंडीशन और इस पे इन्वायरमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम एक इसमें सेट पैरामीटर करते हैं। लेकिन जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। जैसे अगर मैंने 60 डिग्री सेट किया हुआ है तो कभी कभी वो 62 या 58 भी शो करने वाला है। तो उस वेरिएबिलिटी को असेस करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। और दूसरी चीज होती है कि जो प्रोसेस में इन्वॉल्व जो पर्सन होते हैं उनकी कैपेबिलिटी भी अलग अलग होती है। कोई पर्सन एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं जो मतलब हर काम को अच्छे से करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब कुछ गलतियां करते हैं कम, तो उनकी उन गलतियों मतलब कहाँ कहाँ वेरिएबिलिटीज आ रही है, पर्सन टू पर्सन कितनी वेरिएबिलिटीज आ रही है, और इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट कितनी वेरिएबिलिटीज आ रही है, तो हमको सीपीवी से मालूम पड़ता है। ठीक है, तो अल्दो ये मतलब एक सेपरेट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर कम से कम 5 to 6 पार्ट बन सकते हैं वीडियोस के, तो मैं उसके लिए सेपरेट बनाऊंगा विद एक्सेल। तो अभी हम आते हैं, अब ये हमारा पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन का बेसिक ओवरव्यू हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस जो प्रोडक्शन में मतलब जो स्टेजेस होती है उसकी क्या क्या स्टेजेस हो सकती है एक प्रोसेस की। तो जैसे प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं स्टेजेस में। क्या होता है कि हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि जो सारी प्रोसेस को एक ही चीज में कर दे। जैसे अगर आपने एग्जांपल लेते हैं हमारे एक, जैसे आपने देखा होगा कि जो कई बार जो ऑटोमेटेड जो रोटी बनाने का मशीन होता है उसमें क्या होता है कि वो भी स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज होता है कि उसमें हम आटे, जो हमारा आटा होता है उसको हम गूंथते हैं, तो जैसे वो वेट ग्रेजुएशन टाइप हो गया है। पहले हम उसको छानते भी, मतलब उसको शिफ्ट करते हैं, मतलब उसको पर्टिकुलर मेज साइज से हम उसको शिफ्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको उसमें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, कुछ जैसे वाटर भी हुआ उसमें, उसको बाइंड करने के लिए बाइंडर हुआ हमारे उसमें, एडेसिव्स होते हैं, फिर हमारे उसमें कलरिंग एजेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। तो ऐसे कई सारे उसमें हम इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें रोटी वाला, तो उसमें हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है, जो साल्ट हमारा होता है उसमें वो इंग्रेडिएंट हो गया, कुछ वाटर इंग्रेडिएंट हो गया, कुछ पर्सन साल्ट के थ्रू, कुछ पर्सन मतलब आटे में साल्ट डाल के रोटी बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। तो वो वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पर्सन टू पर्सन, किसी का प्रोसेस कुछ अलग तरीके से हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो बनने वाला फाइनल हमारा प्रोडक्ट है वो रोटी है। तो यहाँ पर ऐसे ही हर कंपनी का अलग अलग होता है, उनका फाइनल अल्टीमेट गोल होता है कि टेबलेट हमारा अच्छा बने, क्वालिटी टेबलेट बने। तो उसपे क्या होता है आपका कि उसको पहले हम शिफ्टिंग करते हैं, फिर उसको मिक्सिंग करते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स को मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद हम उसको बाइंडिंग मतलब वाटर से बाइंडिंग करते हैं। फिर हमारा अब क्या होता है कि उसी मशीन में क्या होता है, ये हमारा एक स्टेज हो गया, मतलब शिफ्टिंग मिक्सिंग एंड बाइंडिंग का एक एक प्रोसेस हो गया, जो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट में हम पार्ट होता है। लेकिन अभी जो दूसरा पार्ट आता है उसको हमको रोटी को जैसे सेकना है, मतलब उसको हमको, तो उस केस में आपको क्या लगता है कि उसको हीट करना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग से एक यूनिट लगा होता है। तो वो स्टेज में हो गया, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। इसीलिए हम इसको स्टेजेस में बनाते हैं। तो प्रोसेस वेरिएशन जब मैं इस वीडियो में और इस लर्निंग वीडियो सीरीज में जस्ट ओएसडी मतलब ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म टेबलेट और टेबलेट डोजेस फॉर्म का ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके क्या क्या स्टेजेस रहने वाली है। तो प्रोसेस वेरिएशन में उसका जो स्टेज है, पहला मतलब प्रोसेस का स्टेज है, सबसे पहले डिस्पेंसिंग, मतलब कि हम रॉ मटेरियल का डिस्पेंसिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है हमारा, वो होता है जो रॉ मटेरियल हमने लिया है उनको शिफ्टिंग करना, कि मतलब उनमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स या कोई फॉरेन एक्स्ट्रा बड़ा मैटर तो नहीं आ गया है प्रिंटर के वहां से, ताकि वो शिफ्टिंग में हमको पता चल जाए। क्योंकि हम उसको जब शिफ्टिंग करेंगे तो उसमें कुछ एक्सटर्नल मैटर हमको ओवर शिफ्टेड मटेरियल, मतलब कि शिफ्टिंग मेस के ऊपर जो मटेरियल मिलेगा वो हमारा ओवर शिफ्टेड मटेरियल होगा, उसमें ऐसा कोई पार्टिकल्स वगैरह फॉरेन पार्टिकल्स या एक्सटर्नल मैटर नहीं होना चाहिए। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसके बाद हमारा ग्रेन्युलेशन होता है। तो ग्रेन्युलेशन में हम क्या क्या करते हैं, उसको वेट ग्रेन्युलेशन और ड्राई ग्रेन्युलेशन करते हैं।
मतलब कई बार क्या होता है कि हम उसको डायरेक्ट पाउडर को मिक्सिंग करके टेबलेट को प्रेस करते हैं, लेकिन टेबलेट का क्या रहता है कि प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो टेबलेट ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो ब्रेक होकर पूरा पाउडर फॉर्म में वापस बन सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेट डिल्यूशन, मतलब कि जहां पर ड्राई जनरेशन सक्सेस नहीं हो रहा है, टेबलेट बार बार टूट रहा है, कंप्लेंट आ रही है हमारी, तो हम फिर प्रोसेस को रीडिजाइन करेंगे और वेट डिल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो जनरली उसमें हमारा रैपिड मिक्सर जनरेटर, एसएमजी, आरएमजी, जिसको आरएमजी एसएमजी बोलते हैं, वो यूज होता है। उसको उसके बाद हम उसको ड्राइंग भी करते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अगर हमारा वेट मटेरियल है तो उसको हम कंप्रेस करने जाएंगे तो वेट मटेरियल कंप्रेस नहीं होगा, उसमें स्टिकिंग हो जाएगा। तो उसके लिए भी उसमें हम एडिशनल उसको पहले उसको बाइंडिंग एजेंट डालते हैं उसमें, फिर उसको हम ड्राई करते हैं फ्लूइड बेड ड्रायर पे। तो फ्लूइड बेड ड्रायर पे अलग अलग टाइप के होते हैं, कई बार क्या होता है कि वो स्वेल टाइप का होता है, कहीं पर बॉटम से स्प्रे जा रहा है, कोई सा हमारा ऊपर से स्प्रे आ रहा है, तो अलग अलग टाइप का होता है। तो वो हमारा सिर्फ उसका जो पर्पज है वो ड्राइंग का है, तो वहां पर हमारा वो ड्राइंग हो जाएगा। फिर जब हमारा ड्राइंग होगा उसका क्या लुब्रिकेशन एंड ब्लेंडिंग एंड लुब्रिकेशन, मतलब कि अभी हमारा जो ड्राइंग स्टेज में हमने जो ब्लेंडिंग लुब्रिकेशन और ड्राइंग किया है, अब उसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग क्यों करेंगे, ताकि जो हमारा एपीआई और इंग्रेडिएंट्स से कई सारे हमने उसमें मिक्स किए हैं, टेबलेट को प्रॉपर पंच करने के लिए उसके पार्टिकल साइज या उसके फ्लो, जो फ्लो इंडेक्स बोलते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हमने कई सारे उसमें इंग्रेडिएंट एक्सीपिएंट मिक्स किए हैं। तो अभी क्या है कि एपीआई और एक्सीपिएंट इंडिविजुअल मिक्सिंग हो जाए, क्यों, क्योंकि हम इससे टेबलेट बनाने वाले हैं। तो हर एक टेबलेट के अंदर हर एक इंग्रेडिएंट का, हर एक एक्सीपिएंट और एपीआई का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा कि एक टेबलेट का डोज बढ़ जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, तो वो हमारा डायरेक्ट उसका जो इफिकेसी है उसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा, पेशेंट सेफ्टी के ऊपर भी आएगा। क्योंकि अगर मान लो कि हमने टेबलेट पंच किया और उसमें सारा का सारा एपीआई रहा, तो जो पर्सन यूज कर रहा है उसको ओवरडोज जाएगा। या कभी क्या होता है कि उसमें हमने जब टेबलेट को पंच किया तो उसमें हमारा एपीआई नहीं गया, तो एक्सीडेंट और ये चला गया, तो पर्सन का एफिकेसी का इशू हो जाएगा, मतलब उसको इफेक्टिव नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग का क्या पर्पज है कि यूनिफॉर्मिटी, ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं ना, तो वो हम टेस्ट करते हैं ब्लेंडिंग के टाइम पे। तो ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी के भी अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, इसमें भी 90% कॉन्फिडेंट लेवल, 95% कॉन्फिडेंट लेवल, और हमको कितना परसेंट सैंपल लेना है, कितना परसेंट हमारा प्रोबेबिलिटी रहेगा, हमको कौन सा ब्लेंडर यूज करना है, क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए हम ब्लेंडर यूज करने वाले हैं। तो कौन से टाइप का ब्लेंडर होता है, मल्टीपल टाइप के ब्लेंडर होते हैं, कौन ब्लेंडर होता है, ऑक्टागोनल ब्लेंडर होता है, वी ब्लेंडर होता है, जैसे कई सारे ब्लेंडर्स होते हैं। तो वहां पर हमको हर मतलब ब्लेंडिंग के टाइम पे किस लोकेशन सैंपल निकालना है, ये भी हमारे प्रोटोकॉल में डिफाइन रहता है। तो अभी इन स्टेज पे कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं, इसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम हर एक स्टेज के बारे में बात करेंगे कि ड्राइंग स्टेज में हमको क्या चेक करना है, ब्लेंडिंग स्टेज पे क्या करना है, और लुब्रिकेशन स्टेज पे क्या करना है, कंप्रेशन स्टेज पे क्या करना है, कोटिंग स्टेज पे कैसे करना है, पैकिंग स्टेज पे क्या करना है, इन सारी स्टेज पे। तो अभी हमारा ब्लेंडिंग में क्या उसका पर्पज है, यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि हमारा सारा एक्सीपेंट और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अक्रॉस द ब्लेंड। ठीक है। देन यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है कॉमन ब्लेंड का। क्या होता है कि कभी कभी हमारे टेबलेट साइज टू टाइप के होते हैं। जैसे एक टेबलेट होती है हमारी पैरासिटामोल की 650 mg की होती है, एंड 1000 mg की टेबलेट भी होती है। तो हम क्या करेंगे, ब्लेंड तो हमने एक ही बनाया, अब यहाँ से क्या करेंगे, टेबलेट के वेट को 1000 mg के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग। तो एक ही ब्लेंड को हम दो टेबलेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर उसका स्ट्रेंथ हमको हाई और लो स्ट्रेंथ रखना है, मल्टीपल स्ट्रेंथ के लिए भी हम कॉमन ब्लेंड का यूज करते हैं। तो ये एक सेपरेट कंसेप्ट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। देन ल्यूब्रिकेशन, इसका जो नेक्स्ट चलता है ल्यूब्रिकेशन। तो ल्यूब्रिकेशन क्या होता है कि हम ब्लेंडिंग के बाद उसमें कोई ल्यूब्रिकेशन, मतलब ल्यूब्रिकेटेड मटेरियल, जैसे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज होता है, और भी ऐसे कुछ ल्यूब्रिकेटेड मटेरियल होते हैं। या एक्चुअली मैंने इसमें काफी टाइम पहले वर्क किया था प्रोसेस में, तो थोड़ा सा मतलब मैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द इंग्रेडिएंट एक्सीडेंट के नेम थोड़ा भूल रहा हूँ। तो ठीक है, इसमें हम जैसे माइक्रो क्रिस्टलाइन से एमसीसी जिसको बोलते हैं वो यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, वो लुब्रिकेटेड, मतलब कि जब वो कंप्रेस करेंगे हम टेबलेट को तो वहां पर वो फ्री फ्लो, मतलब कि क्या होता है कंप्रेशन मशीन में आपने देखा होगा, एक ऊपर होपर होता है, वहां से पाउडर फील होता है, आपके कंप्रेशन के पंचिंग मशीन में जो टरेट बोलते हैं जिसको, वहां पर वो फिक्स होता है, फिर वो एक पंच के थ्रू पंच होता है। तो जैसे वो पंच होगा उसके बाद आगे निकलेगा, तो क्या होगा कि अगर वो फ्री फ्लो नहीं होगा तो मटेरियल प्रॉपर फील नहीं होगा केविटी के अंदर, जो हमारे पंच और डाई की जो केविटी है उसके अंदर प्रॉपरली फील्ड नहीं होगा। तो इस वजह से हम उसमें लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, ताकि हमारा वो प्रॉपरली फील्ड हो, उसमें हमको स्टिकिंग वगैरह जो
पंचिंग में क्या होता है कि अगर हमने किसी टेबलेट को पंच किया तो टेबलेट का कुछ पार्ट पंच के ऊपर चिपक जाता है, जिसको स्टिकिंग बोलते हैं। फिर केपिंग भी हो जाती है उसके ऊपर। ऐसे टेबलेट के कई सारे डिफेक्ट होते हैं, तो वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम उसमें लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटेड मटेरियल यूज करते हैं। तो उस समय हमको क्या टेस्टिंग करना है, वहां पर भी अगर हमने लुब्रिकेशन मिलाया है तो वहां पर अगेन हमारा जो कंसर्न आएगा ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी का, हाई रिस्क है। देन उसके बाद फिर हमारा आता है कंप्रेशन स्टेज। कंप्रेशन स्टेज पे क्या होता है कि हम इनिशियल में कंप्रेशन में भी जो मेन पैरामीटर है उसकी क्या होता है कि टेबलेट को कंप्रेस करते हैं। अगर मान लो कि टेबलेट को हमने ज्यादा कंप्रेस हो गया, हाई प्रेशर दे दिया, मतलब उसका जो फोर्स है उसकी हार्डनेस अगर ज्यादा हो गई, तो क्या होगा कि जब हम उसको इंटेक्ट करेंगे उस समय वो डिजोल्व नहीं होगा, हमारे स्टमक में डिजोल्व नहीं होगा या डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। अगर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा तो वो इफेक्टिव नहीं कर पाएगा, या अगर डिसइंटीग्रेट भी होगा तो लेट होगा। तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है जो ऑलरेडी हमारा प्री फॉर्मेशन स्टडीज में उसको हम कर चुके होते हैं। डेवलपिंग स्टेज में हम इसके जो पैरामीटर्स है वो डिजाइन कर चुके होते हैं। तो उसको हमको यहाँ पर वैलिडेट करना है। फिर यहाँ पर जो टेबलेट का वेट, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल पैरामीटर है वो भी। क्यों? क्योंकि अगर टेबलेट का वेट कम ज्यादा हुआ तो हमारा कंटेंट इसमें कम ज्यादा हो सकता है। तो इट अल्टीमेटली इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। टेबलेट का जो इफिकेसी है उसके ऊपर इम्पेक्ट करेगा। ठीक है। और यहाँ पर आप रिजोल्यूशन स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करके एक कंसेप्ट होता है जो हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन मशीन। तो अभी इसके भी 40 इंटरवल्स होते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के। हम प्री डिफाइंड इंटरवल करते हैं। कैसे इसको डिफाइन करते हैं और कैसे एक एक सैंपल करते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सो क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं हर चीज इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊंगा उसमें मैं स्टेज वाइज आपको पर्टिकुलर कंप्रेशन स्टेज में कितने टेस्ट करते हैं, रिजोल्यूशन कैसे टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने क्यूसी में भी काम किया है तो मैं आपको रिजोल्यूशन टेस्ट कैसे करते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, जैसे F1 और F2 फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके क्या इंटरप्रिटेशन है। मतलब कि अगर आपने अगर क्यूसी में काम नहीं किया है तो भी आपको रिजोल्यूशन के जो रिजल्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं रिजल्ट्स को, जब हम प्रोसेस फील्ड का रिपोर्ट बनाएंगे। क्योंकि प्रोसेस फील्ड में जो पर्सन काम कर रहे होते हैं वैसे कुछ ही पर्सन होते हैं जिन्होंने क्यूसी का उनको नॉलेज होता है, बट कुछ पर्सन क्या होता है कि डायरेक्ट जो क्यूसी उनको रिपोर्ट करता है उसी को वो रिजल्ट में फिल कर देते हैं। ठीक है। देन यहाँ पर जो और भी टेस्टिंग होता है, जैसे कि हमारा टेबलेट का वेट वेरिएशन बोलते हैं जिसको, तो वेट वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है। हार्डनेस हो गया, टेबलेट का थिकनेस हो गया, उसका विजुअल डिस्क्रिप्शन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे वो आने वाले वीडियोस में जानेंगे। ठीक है। फिर इस पर क्या होता है, कोटिंग स्टेज में हम चले जाते हैं। तो कोटिंग स्टेज में क्या होता है, ठीक है, कंप्रेशन स्टेज में क्या होता है, दो टाइप की टेबलेट होती है, एक सिंगल लेयर टेबलेट होती है, एक बाई लेयर होती है, और कभी कभी ट्रिपल लेयर टेबलेट भी होती है। आपने कभी देखा होगा कि टेबलेट 3 टाइप के डोज होते हैं, एक ही टेबलेट के अंदर 3 टाइप के एपीआई होते हैं। अभी क्या होता है कि एपीआई एक दूसरे से इनकम्पेटिबल होते हैं, लेकिन अभी हमको उन दोनों को एक साथ एक ही टेबलेट में यूज करना है, क्योंकि क्या होता है कि दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, तो उनको पंचिंग करना बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है एक साथ। तो हम क्या करेंगे, उसमें बाई लेयर कर देंगे, मतलब कि एक लेयर में हम अलग डोज कर देंगे और सेकंड लेयर में अलग कर देंगे, ताकि वो हमारा, और ये सारा का सारा का होता है डेवलपिंग टाइम पे, जो क्वालिटी बाय डिजाइन कंसेप्ट होता है क्यूबीडी1 जो डेवलपिंग स्टेज है प्रोसेस डिजाइन का, उस समय हम इनको सारा यूनिट पहले से ही कर लेते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होता है कोटिंग स्टेज। अभी कोटिंग स्टेज में क्या होता है कि वहां पर हमारा कोटर होता है। अभी कोटर में हमको टेबलेट में उसके ऊपर एक कोटिंग करता है। कोटिंग का पर्पस क्या है कि एक तो इसका विजुअल अपीयरेंस अच्छा हो जाए, ताकि जो बच्चे जो भी मतलब टेबलेट को इंटेक्ट करने वाले वो उसको अपीयरेंस अच्छा रहेगा तो उसको इंटेक्ट कर लेंगे। फिर कई बार क्या होता है कि टेबलेट्स की जो स्मूथिंग और फिनिशिंग होती है वो कोटिंग के थ्रू अच्छा होता है, तो हम इसको कोटिंग करते हैं। कोटिंग के टाइम में क्या होता है कि फाइब्रिलिटी, हम मतलब हम जब बेच को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस समय भी चांसेस होते हैं कि हमारा टेबलेट ब्रेक हो जाए। तो क्या होता है, कोटिंग मटेरियल भी उसको थोड़ा अपीयरेंस भी अच्छा करता है और उसका जो फ्राइबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ठीक है। जब कोटिंग टेबलेट के ऊपर रहेगा तो उसका थिकनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम टेबलेट के ऊपर फिर से कुछ नया एक कोट कर रहे हैं, मतलब एक परत चढ़ा रहा है उसके ऊपर, तो उसका थिकनेस बढ़ जाएगा, थोड़ा उसका वेट भी बढ़ जाएगा वहां पर, क्योंकि हम उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मटेरियल डाल रहे हैं। ठीक है। अभी उसके बाद हमको पैकेजिंग के लिए मतलब आप तैयार करा, तो वहां पर एक्यूएल एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट्स जो होता है कि हमारा एक्यूएल करते हैं वहां पर कोटिंग के टाइम पे। विजुअल अपीयरेंस मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है उस समय, क्योंकि अगर मार्केट में हमने कोई डिफेक्ट टेबलेट को रिलीज कर दिया तो मार्केट कंप्लेंट आ सकता है, जिसकी वजह से रिकॉल भी हो सकते हैं। देन अभी यहाँ पर हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब कि अब हमारा टेबलेट्स बन गई है। ठीक है। उसके बाद हमारा पैकिंग चालू होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेबलेट को रिलीज करता है। अगर मान लो मैंने पैक पहले ही कर दिया, ठीक है, और बेच में कुछ फेलियर हो गया,
तो मेरा जो टेकिंग का कॉस्ट है वो अननेसेसरी चला जाएगा अगर मुझे बैच को रिजेक्ट करना पड़ा। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ टेस्ट जैसे डिसोल्यूशन हुआ, कुछ टेस्ट हम जो मेन टेस्ट होते हैं, जो क्रिटिकल टेस्ट होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, कोटिंग के टाइम पे ही टेस्टिंग कर लेंगे वहीं से सैंपलिंग करके। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है पेकिंग, वहां पर भी ड्यूरिंग पेकिंग हम कुछ सैंपल्स लेंगे, लेकिन उसके पहले ही ऑलरेडी हम कोटिंग स्टेज पे टेस्ट करते हैं। तो उस कोटिंग के बेस पे हम कुछ टेस्ट को फाइनल स्टेज के लिए स्किप करके डायरेक्टली हम उसको रिलीज कर सकते हैं। तो कुछ ये यहाँ पर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग अलग टाइप के कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में कि कैसे हम पैकिंग से टेस्टिंग करेंगे, कैसे कौन कौन से टेस्ट हम कोटिंग से करेंगे, कितना कितना सैंपल लगने वाला है, हम कैसे क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी अगर आपको जितना भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो सबसे पहले आप कमेंट करिए। देन आप उसके बाद हम फिर स्टेज वाइज हम वीडियो बनाएंगे। फिर उसमें क्यूए का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आईपी क्यूए का क्या है। जनरली मैं प्रोसेस मिशन टीम को अलग ही रखता हूँ, आईपी क्यूए एक अलग है, उसका अलग रोल है। वो बीपीसीआर में जो भी इन प्रोसेस टेस्ट होता है वो करने वाले हैं। वो ऑलरेडी हमारा प्रोसेस डिजाइन स्टेज में पार्ट ऑफ बीपीसीआर है, जो प्रोडक्शन डेली करने वाला है, और आईपी क्यूए रूटीनली उसको वेरीफाई करने वाला है। लेकिन मैं वेरिडेशन टीम से हूँ, मतलब कि जैसे अगर आप काम करें, मैं भी पहले वेरिडेशन टीम में था, तो वेरिडेशन टीम से था मैं, इसलिए हमारा जो रोल था वो बिल्कुल अलग था। हम पूरा बेच का सेपरेट वैल्यूएशन करते थे, सेपरेट टेस्टिंग करते थे, टेस्ट इवन सैंपलिंग भी हम ही करते थे और टेस्टिंग भी हम ही करते थे। सिर्फ क्यूसी के टेस्टिंग के लिए हम लोग सैंपल वहां पर भेजते थे, ठीक है। फिर ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी में क्या होता है कि डाई एंड पंच का सेक्शन होता है, तो वो डाई जो सेक्शन होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे सैंपलिंग करते हैं, कैसे लोकेशन को डिसाइड करते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। सो अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए, और आपके डाउट्स हो तो भी आप कमेंट करिए। और आपने अगर यहाँ तक देखा है वीडियो तो प्लीज कमेंट करिए कि आई हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो, और जो भी डाउट्स है वो भी आप पूछ कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग्स।